सभी का हमारे YouTube चैनल वीके क्लासेज में। जिन्होंने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साइंस में हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, उनमें हमारे 2 सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमारा चलेगा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज क्या पढ़ाएंगे हम? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज चलेगा हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या चलेगा? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं? तो जो जीव होते हैं उनके शरीर में जो पाचक रस बनते हैं, गैस होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका जो परिवहन होता है उसके लिए क्या पाया जाता है? जो तंत्र पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो जीवों के शरीर में पाचक रस, गैस व अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए विकसित जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं उसे? परिसंचरण तंत्र। जीवों के शरीर में पाचक रस, गैस, अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए विकसित तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब जो सजीव होते हैं उनमें 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सजीवों में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किनमें पाया जाएगा? तिलचट्टा, मकड़ी में पाया जाता है। कैसे? इनमें जो रुधिर होता है वो क्या होता है? सीधे ही उत्तक या अंगों में बहता है। क्या होता है? सीधे ही उत्तक या अंगों में या रक्त कोटरों के रूप में बहता है। किसमें? तिलचट्टा, मकड़ी आदि में। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? इसमें जो रुधिर होता है वो किसमें बहता है? खुला ना बहकर किसमें बहता है? रुधिर वाहिकाओं के रूप में। किसके माध्यम से बहता है? रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है। किसमें? कशेरुकी प्राणियों में। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? इसमें रुधिर सीधे ही उत्तक या अंगों में बहता है। इसमें क्या होता है?
रुधिर सीधे ही ऊतक या अंगों में बहता है, ऊतक या अंगों में बहता है। जैसे एग्जाम्पल, तिलचट्टा, मकड़ी आदि में। तिलचट्टा, मकड़ी आदि में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें जो रुधिर होता है वो ऊतक के अंगों में ना बहकर कैसे बहता है? रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से। कैसे? रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इसमें रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से, रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। एग्जाम्पल, कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मानव। तो कशेरुकी प्राणियों में कैसा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मानव में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रक्त परिसंचरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? रक्त परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? जीवों के शरीर में पाचक रस, गैस, अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है? रुधिर क्या होता है? सीधे ही ऊतक या अंगों में या रक्त कोटरों के रूप में रक्त बहता है। रक्त कोटरों में क्या होता है? रक्त बहता है, तिलचट्टा, मकड़ी आदि में। और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जो रुधिर होता है किसके माध्यम से? रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से बहता है। रुधिर किसमें बहता है? रुधिर वाहिकाओं में बहता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी इसकी खोज? विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? आंसर क्या आएगा? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। अब मानव की बात करें तो मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद तथा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद तथा दोहरा।
तो मानव में बंद तथा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बंद तथा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद तथा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब रक्त परिसंचरण की बात करें तो इनमें हम किन किन का अध्ययन करेंगे? रक्त का, हृदय का और रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। अब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। अध्ययन हिमेटोलॉजी। और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। जबकि रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्या होता है? एक आभासी तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक आभासी तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक रक्त आभासी तरल संयोजी उत्तक होता है। अब हम एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। या फिर कुल शरीर के भार से की बात करें तो भार का कितना? शरीर के भार का 7 से 8% या फिर 1/12 भाग रक्त पाया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। या फिर शरीर के भार का 7 से 8% या फिर 1/12 भाग। ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर या फिर शरीर के भार का कितना? 7 से 8% या फिर 1/12 भाग रक्त पाया जाता है। अब जो रक्त निर्माण होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। अब रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त के जो निर्माण की प्रक्रिया वो क्या है? हीमोपोइसिस कहलाती है। अब जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होगा?
तो उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। जबकि जो शिशु होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है। शिशु भ्रूण अवस्था मतलब एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो उसमें जो रक्त का निर्माण होगा वो कहाँ होगा? यकृत व प्लीहा में होगा। यकृत व प्लीहा में होता है। तो वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण, वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। और जो शिशु होता है भ्रूण अवस्था में होता है। शिशु में भ्रूणावस्था या एम्ब्रियो स्टेज में, तो शिशु में भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? यकृत व प्लीहा में। कहाँ होगा? यकृत व प्लीहा में होता है। यकृत एवं प्लीहा, प्लीहा को क्या बोलते हैं? किरली। प्लीहा में होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने की थी इसकी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र की खोज पूछे तो भी क्या आएगा? विलियम हार्वे। अध्ययन क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। मानव में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद व दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र में किस किस का अध्ययन करते हैं हम? रक्त का, हृदय का और रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो रक्त में क्या, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी, जबकि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्या है? आभासी एवं तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? आभासी तरल संयोजी ऊतक होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। या फिर पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी का कितना होता है? 7 से 8%। तो शरीर के भाग का कितना? 7 से 8% या फिर 1/12वां भाग। कितना? 1/12वां भाग। और रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। और जो इसके निर्माण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है। और शिशु में भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं प्लीहा में होता है। यकृत एवं प्लीहा में होता है। अब जो हमारा जो रक्त है वो वाहिकाओं में बहता है। हमारा जो रक्त है वो कहाँ? वाहिकाओं में बहता है। तो उसको जमने से कौन रोकता है? उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रतिस्कंदक कारक पाए जाते हैं जो उसको जमने से रोकते हैं। तो प्रतिस्कंदक के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक होते क्या है? रक्त को जमने से रोकने वाले कारक। तो रक्त होता है वो वाहिकाओं में बहता है। हमारे शरीर में क्या होता है? वाहिकाओं में बहता है। तो उसको क्या होता है? जमने से रोकने के लिए उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रतिस्कंदक कारक पाए जाते हैं। प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक होते क्या है? रक्त को जमने से रोकने वाले कारक क्या होते हैं? रक्त को जमने से रोकने वाले
प्रतिस्पंदक क्या होते हैं? रक्त को जमने से रोकने वाले कारक। प्राकृतिक प्रतिस्पंदक की बात करें तो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में क्या होगा? मनुष्य के शरीर में तो क्या होगी? हिप्पेरिन प्रतिस्पंदक पाया जाता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम प्रतिस्पंदक। तो प्राकृतिक रूप से मनुष्य में तो कौन सा होता है? मनुष्य में कौन सा प्रतिस्पंदक पाया जाता है? हिप्पेरिन। तो मनुष्य के जो रक्त में प्रतिस्पंदक पाया जाता है वो कौन सा होता है? हिप्पेरिन होता है, जो कि रक्त को जमने से रोकता है। जबकि जौंक में क्या पाया जाता है? हिरुडिन। जो जौंक होती है उसमें क्या पाया जाता है? हिरुडिन नामक प्रतिस्पंदक पाया जाता है। ये तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब कृत्रिम रूप से जो ब्लड होता है, ब्लड बैंकों में स्टोर किया जाता है, उस ब्लड को जमने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्या मिलाया जाता है उसमें? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। तो जो ब्लड को स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में, उसको जमने से रोकने के लिए कृत्रिम प्रतिस्पंदक कहाँ काम में लिया जाता है? ब्लड बैंक में। और कौन सा प्रतिस्पंदक काम में लिया जाता है? सोडियम सिट्रेट Na3C6H5O7। कौन सा? सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट Na3C6H5O7। तो प्रतिस्पंदक क्या होते हैं? रक्त को जमने से रोकने वाले कारक। और प्राकृतिक रूप से कौन सा प्रतिस्पंदक पाया जाता है? हिप्पेरिन और हिरुडिन। हिप्पेरिन किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। जबकि हिरुडिन जो प्रतिस्पंदक होता है वो किसमें पाया जाएगा? जौंक में पाया जाता है। और जो कृत्रिम प्रतिस्पंदक होता है कहाँ काम में लेते हैं? ब्लड बैंक में। जो ब्लड बैंक में ब्लड रखते हैं उसको जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। अब जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें ब्लड को कितने ताप पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। कितने ताप पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। अब ब्लड डोनेट की बात करें तो एक जो व्यक्ति होता है एक बार में कितना? अधिकतम 10% रक्त ही क्या कर सकता है? वो दान कर सकता है, अर्थात 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट ब्लड ही डोनेट कर सकता है। और 1 यूनिट की वैल्यू होती है 350 ml। कितना दान कर सकता है वो? 350 ml। तो एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 10% रक्त ही दान कर सकता है। कितना? अधिकतम 10% रक्त ही दान कर सकता है। 10% रक्त मतलब कितना? 1 यूनिट। कितना रक्त दे सकता है वो? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 350 ml। तो कितना ब्लड डोनेट कर सकता है वो? 350 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। अब उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। तो जो हम रक्त दान करते हैं उसके लिए हीमोग्लोबिन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 ग्राम पर 100 ml।
तो रक्तदान करने के लिए, रक्तदान करने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम पर 100 ml। कितना होना चाहिए? 12 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। अब जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें ब्लड को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो अधिकतम 42 दिन या 6 सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रख सकते हैं कितने दिन तक? अधिकतम 42 दिनों तक। कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं? 42 दिनों तक या 6 सप्ताह तक। तो ब्लड बैंक में रक्त को कितने 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है और जो एक व्यक्ति होता है वो एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है? 10% अर्थात 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 350 ml। और रक्तदान करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है कि हीमोग्लोबिन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। और ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं अधिकतम कितने दिनों तक? 42 दिनों तक। कितने दिनों तक? 42 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आती है हमारे हीमोग्लोबिन की। जो ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा हीमोग्लोबिन। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु। कौन सी? आयरन, फेरस। कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, फेरस धातु। किस रूप में? Fe+2 के रूप में पाई जाती है। और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है इसमें? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी पाई जाती है इसमें? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें आयरन, फेरस, इस रूप में Fe+2 के रूप में इसमें आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? आयरन धातु पाई जाती है। और प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? मेटेलोप्रोटीन। जिसे क्या कहते हैं? मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। जिसे मेटेलोप्रोटीन भी क्या कहते हैं? जिसे मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। तो क्या पाई जाती है इसमें?
आयरन धातु पाई जाती है और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। और क्या है ये, श्वसन वर्णक है। क्या है ये, श्वसन वर्णक प्रोटीन कहते हैं। इसे क्या कह रहे थे, इसे श्वसन वर्णक भी, इसे क्या कहते हैं हम, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा होता है, उसका बैंगनी रंग होता है। लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का अस्थायी उत्पाद होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का अस्थायी उत्पाद होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक लाल रंग का अस्थायी उत्पाद होता है। अब हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ऑक्सीजन के कितने अणु से रिएक्ट करेगा, कितने अणु से क्रिया करेगा, 4 अणुओं से करता है। तो हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा हुआ, बैंगनी होता है। लेकिन लाल कब हो जाता है, जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या होता है, लाल रंग होता है, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर, O2 से क्रिया कर क्या बनाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का अस्थायी उत्पाद होता है। अस्थायी उत्पाद होगा। यहां तक की बात समझ में आई कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लेकिन वह किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक लाल रंग का अस्थायी उत्पाद होता है। इसी वजह से हमारे ब्लड का जो रंग होता है हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं से क्रिया करेगा, 4 अणुओं से। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के 4 अणुओं से क्रिया करता है। कितने अणुओं से क्रिया करता है, 4 अणुओं से। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु और ऑक्सीजन के कितने अणुओं से क्रिया करेगा, 4 अणुओं से क्रिया करता है। अब जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन परिवहन करती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करती है। 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है। एक अणु तो कितने 4 अणु से क्रिया करता है। अब ग्राम में बात की जाए तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करती है। अब हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है किसमें मापी जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा किसमें, ग्राम पर 100 ml या फिर ग्राम डेसी में मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम पर 100 ml या ग्राम डेसी DL में मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किसमें मापी जाती है, ग्राम पर 100 ml या ग्राम डेसी में मापी जाती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात की जाए तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की लगभग या औसत मात्रा कितनी होगी, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml, जबकि महिलाओं में कितनी होती है इसकी मात्रा, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। तो फिर से देख लो इसको, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें, ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जिसे मेटेलोप्रोटीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शोषण वर्णक। क्या कहते हैं इसे, शोषण वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने, 4 अणुओं से क्रिया करता है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है उसको किसमें मापते हैं, ग्राम पर 100 ml या फिर ग्राम डेसी में मापते हैं। अब महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है, जबकि पुरुषों में कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, एनीमिया। तो
तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या हो जाता है, व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। अब एनीमिया रोग के निवारण के लिए क्या खाना चाहिए, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। कौन से, आयरन युक्त, क्योंकि हीमोग्लोबिन में कौन क्या पाया जा रहा था, कौन सी धातु, आयरन फेरस धातु पाई जा रही थी। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने, भोजन में लेने चाहिए। अब जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है, जिसको आगे पढ़ेंगे हम। और परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। एनीमिया तो किसकी कमी से हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से। किसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो व्यक्ति की आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है, हंसिया के आकार की जैसी हो जाती है। हंसिया मतलब दराती, तो हंसिया के आकार की हो जाती है। जबकि परनीसियस एनीमिया होता है वो किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी क्या हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, भोजन में क्या करते हैं, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ लेते हैं। अब जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार। आरबीसी कैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की। कौन से रोग में, सिकल सेल एनीमिया में। जबकि परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया वो किससे होता है, वो किससे होगा, विटामिन B12 की कमी से। किससे होगा, विटामिन B12 की कमी से। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए अगर रक्त में तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया किसके वजह से होता है, जब आरबीसी कैसी हो जाए, हंसिया के आकार की। वैसे आरबीसी कैसी होती है, द्विव अवलाकार होती है। कैसी होती है, द्विव अवलाकार। और उसकी जगह आरबीसी कैसी हो जाए, हंसिया के आकार की हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। जबकि परनीसियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से। किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से। अब बात करें हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड CO के प्रति बंधुता क्या होती है, ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक होती है। तो वो क्या हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेता है, स्थायी बंध बनाता है। तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर अगर सो जाए तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और हीमोग्लोबिन की क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंधुता क्या होती है, अधिक होती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बना लेता है, स्थायी बंध बना लेता है,
जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करें हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, उनका जो गुलाबी रंग होता है वो किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। तो मांसपेशियों का गुलाबी रंग, मांसपेशियों का गुलाबी रंग किसके कारण होगा, मायोग्लोबिन के कारण। तो मांसपेशियों का गुलाबी रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि रक्त का लाल रंग किसके कारण हो रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। और मांसपेशियों का जो गुलाबी रंग होता है वो किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का, आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, कीट आते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का संघ के जो जीव हैं, तो इस वर्ग के जीवों में क्या होता है, रक्त कैसा होता है, इनका नीला होता है। इनका रक्त कैसा होता है, नीला होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन के बजाय क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन। क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। किसमें, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में। आर्थ्रोपोडा जिसमें क्या आते हैं, कीट वर्ग आता है। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का, इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, सीप, शंख, प्रवाल भित्ति। क्या आते हैं इसमें, सीप, शंख, प्रवाल भित्ति आदि आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं, मोलस्का के जो जीव होते हैं, उनका रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ के जीवों का रक्त, जीवों का रक्त नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और ये नीला रक्त किस कारण से होता है, कैसा होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन के बजाय क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। तो रक्त कैसा होता है, नीला होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन के बजाय, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन के बजाय क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है इनमें, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। अब हीमोसाइनिन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन में तो क्या, कौन सी धातु पाई जा रही थी, फेरस धातु पाई जा रही थी। जबकि जो हीमोसाइनिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कॉपर धातु पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, क्यूप्रस के रूप में पाई जाती है। तो हीमोसाइनिन में कॉपर धातु, कॉपर धातु क्यूप्रस के रूप में पाई जाती है।
हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर धातु पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जा रही थी? आयरन या फेरस, इसे क्या क्या कहते हैं? फेरस धातु पाई जा रही थी। अब श्वसन में अगर हम ओजोन ले लें, श्वसन में वैसे क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। अगर श्वसन में हम ओजोन ले लें, ओजोन O3 लेने पर क्या होगा? मेथेमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, जो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो श्वसन में क्या कर ले? ओजोन ले ले। श्वसन में ओजोन O3, ओजोन लेने पर क्या बनता है? क्या बनता है इसमें? मेथेमोग्लोबिन। किसका निर्माण हो जाता है? मेथेमोग्लोबिन। तो श्वसन में ओजोन लेने पर मेथेमोग्लोबिन बनता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उस ऑप्शन में ओजोन ले ले तो जो हीमोग्लोबिन है वो ओजोन से क्रिया करके क्या बनाएगा? मेथेमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये बात हो गई थी हमारी हीमोग्लोबिन की। किसकी बात हो गई थी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी हल्सिया के आकार की हो जाती है, जबकि पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। मांसपेशी जो हमारी मसल्स होती हैं उनका जो गुलाबी रंग होता है किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीव होते हैं उनका रक्त कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन के बजाय क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के बजाय क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। अब हीमोसाइनिन होता है उसमें क्या पाई जाती है? कॉपर धातु। क्या पाई जाती है? इसमें कॉपर धातु क्यूप्रस के रूप में पाई जाती है। अगर हम श्वसन क्रिया के रूप में किसका उपयोग करें? ओजोन। श्वसन में क्या ले? ओजोन ले तो क्या बन जाता है? मेथेमोग्लोबिन बन जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है वो ओजोन से क्रिया करके क्या बनाती है? मेथेमोग्लोबिन बनाती है, जो कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की बात हो गई थी। तो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रक्त का संगठन, ब्लड कंपोजिशन, तो ब्लड का संगठन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।